हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नए वीडियो में, जहां हम इकोनॉमिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड में हम सभी को ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे बेसिक क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो ये आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो बताइए। आई होप आप सभी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है अभी तक लॉ ऑफ डिमांड क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो वो सब हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, जितना ज्यादा चैनल के बारे में सबको पता होगा, उतना ज्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ेंगे और वो सब भी इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको मार्क्स वाइज सभी क्वेश्चन को बांट रखा है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पर आज आपके थ्योरी ऑफ डिमांड के लेकर आई हूँ, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। डेफिनेटली आप इकोनॉमिक्स अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, और आपको इकोनॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, क्योंकि मैं हर ग्राफ को, हर डायग्राम को अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे ऑन योर फिंगर टिप। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसका डायग्राम भी बहुत बेसिक सा है, तो इसे समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड का कहना है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहे, यानी कांस्टेंट रहे, यानी सेट्रिस पैरिबस हो। ठीक है, सेट्रिस पैरिबस क्या है? एक बैलेंसिंग सिचुएशन होती है जिसमें सब कुछ बैलेंस रहता है। तो इसका मतलब हुआ फैक्टर जब कांस्टेंट है। तो जब सेट्रिस पैरिबस यानी कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो किसी गुड के प्राइस और उसकी डिमांड का उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा रिलेशन कैसा होता है? सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जब जब प्राइस बढ़ते हैं हमारे, तो डिमांड जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है? वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड का, कि जब प्राइस इंक्रीज होंगे हमारे, तो जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो आप सभी भी जानते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसकी डिमांड को जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर डिमांड की बात की जाए, लॉ ऑफ डिमांड की, तो आपको प्राइस को कंसिडर करना है और डिमांड को कंसिडर करना है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें हमें कांस्टेंट रखना है। क्लियर हुई इतनी सी बात? एक बहुत ही अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, लाइक चॉकलेट। तो ये आपकी चॉकलेट है। अगर आपकी चॉकलेट के प्राइस ₹50 से ₹30 हो जाते हैं, यानी कि प्राइस क्या हो गए? कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो जब 50 से 30 रुपए प्राइस हो जाता है चॉकलेट का, तो आप क्या करेंगे? जो आपकी चॉकलेट है उसका कंजप्शन ज्यादा कर देंगे, अपना कंजप्शन जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो चॉकलेट का कंजप्शन कब इंक्रीज होगा, कब चॉकलेट की डिमांड इंक्रीज होगी? जब आपके चॉकलेट के प्राइस 50 से 30 हो गए, यानी जब प्राइस में फॉल आया, प्राइस में डिक्रीज हुआ, तो उस टाइम पे जो आपका कंजप्शन है, यानी आपकी जो डिमांड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर प्राइस इंक्रीज हुए, प्राइस बढ़ गए अगर आपकी चॉकलेट के, तो जो डिमांड होगी वो कम कर दोगे आप, क्योंकि अब प्राइस महंगा हो गया। तो जहां आपको पहले 30 रुपए की चॉकलेट मिल रही थी, अब वो चॉकलेट आपकी 50 रुपए की हो गई, यानी 20 रुपए आपके चॉकलेट के बढ़ गए। तो आप क्या करोगे? उसकी डिमांड कम कर दोगे। तो यही हमारा है लॉ ऑफ डिमांड। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए डिमांड कर्व का यूज किया जाता है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं जो इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम है आपका। जैसे जैसे आपके प्राइस देखिए इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी जो डिमांड है, क्वांटिटी जो है, वो कम होती जा रही है। और जहां देखिए यहाँ पर आपकी प्राइस बहुत कम है, P3 है जो आपका प्राइस, तो जब प्राइस बहुत कम होगा तो क्वांटिटी आप ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देंगे आप, क्योंकि प्राइस क्या है? आपके कम है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। और जो इन प्राइसेस और क्वांटिटी के
ऊपर लाइन बन रही है वो हमारा क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डिमांड कर्व है और ये लॉ ऑफ डिमांड होता है जहां पर हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं। सो आई होप बहुत बेसिक से चॉकलेट के कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो कोई बड़ा लॉ नहीं है डिमांड का, बस आपके प्राइस और क्वांटिटी पे आपको ध्यान देना है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी आप कम कंजप्शन करेंगे उसका। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, यानी नीचे की तरफ जब झुकता है डिमांड कर्व तो ये किस रीजन की वजह से होता है। ठीक है, सो व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी आंसर है इसका। इसका रीजन 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स में है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड इज इनकम इफेक्ट एंड थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन 3 कारणों की वजह से जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप होता है डाउनवर्ड। ठीक है, अभी डिमांड कर्व मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो इन 3 कारणों की वजह से ही ऐसा होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्यों होता है, जब मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी ये वाला कॉन्सेप्ट कराया था तो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से समझाया था ये किस वजह से होता है, क्यों होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो वहां से आप वीडियो कवर कर लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूर देखना उसको, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वहां पर आपको सभी ग्राफ्स की नॉलेज मिल जाएगी, डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव, कन्वेक्स, वो सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी सजेशन यही है, एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो बिना देर करे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसे समझ लेते हैं जल्दी से। जब हम किसी गुड से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हर एडिशनल यूनिट का सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी कम होता है। इस वजह से लोग अगले यूनिट्स के लिए कम प्राइस पे करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन हम चॉकलेट को लेते हैं। अगर आप एक चॉकलेट खाते हैं तो जब आप पहली चॉकलेट खाएंगे तो उस चॉकलेट को आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, लेकिन दूसरी या तीसरी चॉकलेट का सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। जैसे ही 2 से 4 चॉकलेट्स का कंजप्शन आप करेंगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों होगा कम, क्योंकि आपने पहली जो चॉकलेट थी उसमें आपको हाईली सेटिस्फेक्शन मिली थी, बट जैसे ही आपने 2 से 4 चॉकलेट्स खाई आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश हो गया। ओके, क्लियर है। दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक लेवल आता है कि जो आपकी यूटिलिटी का लेवल है वो डिमिनिश कर जाता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की आप काफी सारी यूनिट्स जब कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिमिनिश कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, क्योंकि धीरे 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 वो कम होता चला जाता है। क्लियर है, तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है जो कि डिमिनिश हो रहा है। समझ आ रहा है डायग्राम के थ्रू किस तरीके से डिमिनिश हो रहा है। जितनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम की है उसके साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। जितनी कम क्वांटिटी हमने कंज्यूम की उतनी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम की उतनी कम हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। दैट्स वाई हमारा ये कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। क्लियर हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब आप सोचिए कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा ध्यान से। आपकी जो मूवी की टिकट है वो 200 रुपए की है। कितने की, 200 रुपए की। वही टिकट आपकी मूवी की 100 रुपए की हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक और 100 रुपए की टिकट को अफोर्ड कर सकते हैं। जहां आपको 200 रुपए की एक टिकट मिलती वहीं आप 2 टिकट्स खरीद पा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा इनकम का इफेक्ट। जब किसी गुड का प्राइस घटता है तो कंज्यूमर के पास ज्यादा परचेसिंग पावर आ जाती है, यानी उनकी इनकम का एक हिस्सा बचा रहता है जिससे वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाते हैं। तो मूवी टिकट का प्राइस 200 से 100 रुपए हो गया तो आपका तो बेनिफिट हो गया ना। उन्हीं 200 में आप 2 टिकट खरीद पा रहे हैं, एक टिकट और 2 टिकट। ठीक है, जहां आप एक ही टिकट खरीद पा रहे थे वहां अब आप 2 टिकट्स खरीद पा रहे हैं, तो ये आपका बेनिफिट हुआ। तो ये हमारा क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है। जैसे ही मार्केट के प्राइस में डिक्रीज आया, फॉल आया, तो आपकी जो इनकम है और आपकी जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई। तो परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो ये समझ आया इनकम का इफेक्ट क्या होता है।
नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होते हैं आप सभी को पता है? सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, लाइक पेप्सी एंड कोक। दोनों ही ब्लैक कलर की होती है और ऑलमोस्ट उनका टेस्ट भी सिमिलर ही होता है। किसका? पेप्सी और कोक का। तो वो क्या हुए? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हुए, पेप्सी एंड कोक। तो अगर पेप्सी के प्राइस जो हैं कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और जो कोक के प्राइस है वो कांस्टेंट रहते हैं, तो लोग पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि पेप्सी के जो प्राइस है वो कम हो गए हैं और कोक वाले ने अपने प्राइस ना कम किए ना ज्यादा किए, वही प्राइस है जो पहले था। तो जैसे ही दिखेगा कोक पीने वालों को कि पेप्सी वाले ने अपने प्राइस कम कर दिए हैं, तो वो पेप्सी को खरीदना ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, जिसके प्राइस कम होंगे उसी को प्रोडक्ट को तो हम ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, राइट? तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। When price of a good falls, it becomes relatively cheaper than its substitute, causing consumers to switch towards it. तो आप कहाँ से शिफ्ट हो गए? कोक से पेप्सी पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि कोक जो है आपकी वो महंगी है एज कम्पेयर टू पेप्सी, तो दैट्स वाई आप पेप्सी पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थे कुछ इफेक्ट्स जिसके कारण हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। तो इनकम जब बढ़ती है तो इनकम का इफेक्ट होता है, और सब्स्टिट्यूट्स में जब प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्लियर? तो जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है ये दिखाता है जैसे जैसे क्वांटिटी कंज्यूम्ड बढ़ती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमारी गिरती है। और डिमांड कर्व हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशन है, जो कि डाउनवर्ड स्लोप के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ओके, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से लिख कर आइएगा। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लेना ताकि वर्ड्स और ऐड कर सको इसमें। ठीक है, मैंने छोटी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको ये समझाया। बाकी इन सब के अगर आप डायग्राम भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा आंसर दिखेगा आपका। 3 मार्क्स का है, उतनी ही लिमिट में लिखिएगा जितने वर्ड्स का एग्जामिनर ने आपको बोला है। ठीक है, कि 3 मार्क्स में 120 वर्ड्स या 180 वर्ड्स, ऐसे उससे ज्यादा मत लिखिएगा कि टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस। क्या आप सभी को पता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है? कोई आइडिया है आप सभी को? अगर आइडिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अच्छे से उसे समझ लीजिएगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है उसे ही हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। जब क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है वो हमारी मूवमेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की फॉर्म में। ठीक है, बट जब हम शिफ्ट की बात करते हैं कि डिमांड कब शिफ्ट हो गया, तो वो क्या होगा? वो चेंज इन डिमांड होगा कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो सबसे पहले मीनिंग देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइसेस में चेंज आ रहा है यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो जाएगी। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चेंजेस हैं जो कि हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कंसिडर करते हैं। तो ये इसका मीनिंग हुआ। वहीं बात करें चेंज इन डिमांड की, तो चेंज इन डिमांड में हम चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी जो फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा उन सब की बात करते हैं चेंज इन डिमांड में। अब इसका कारण क्या है? कॉजेज है प्राइस चेंज ऑफ द गुड। अगर प्राइस चेंज हो जाते हैं गुड्स का तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में फ्लक्चुएशंस होती है, या तो वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? प्राइसेस की वजह से। वहीं अगर हम चेंज इन डिमांड की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा कि ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो डिमांड में चेंज किस कारण से आता है? इनकम में चेंज की वजह से, टेस्ट में चेंज की वजह से, प्राइसेस में चेंज की वजह से, या फैशन में चेंजेस की वजह से। ठीक है, जब फैशन चेंज हो गया तो हमारी डिमांड भी शिफ्ट कर जाएगी आगे की तरफ। कैसे करेगी अभी समझाती हूँ, उससे पहले रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है
मूव्स अपवर्ड डाउनवर्ड अलोंग द सेम कर्व। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में। और वहीं चेंज इन डिमांड की बात करें तो एंटायर कर्व शिफ्ट लेफ्ट और राइट, तो पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है कि पहले कर्व यहाँ था, अब वो या तो राइट को शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट को शिफ्ट होगा, ठीक है, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो वो क्या हुआ हमारा शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड। ओके, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब डायग्राम को समझते हैं। देखो अभी हमने बोला कि क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है डिमांड की, ठीक है, तो अब जैसे ही क्वांटिटी में चेंज आया, Q से Q1 में शिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। जब इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन हुआ, डिमांड आगे को चला गया, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ। और जैसे ही अगर पीछे को जा रहा है, इधर की तरफ झुक रहा है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, ये एक्सपेंशन है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। और जब डिमांड कब शिफ्ट होता है राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, तो राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है, जब इनकम में चेंज आया हो या फैशन चेंज हुआ हो, टेस्ट में चेंज आया हो, ठीक है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और लेफ्टवर्ड जब शिफ्ट होगा जब वो बैक को जाएगा, यानी कि जो हमारी डिमांड है वो कम हो गई है, तो जब कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का। तो अगर आपका डिफरेंस पूछा जाता है तो आप अपनी बुक्स के थ्रू एक दो पॉइंट्स और याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे कुछ चीजें और, ठीक है। ये चार मीनिंग, कॉज, रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखिएगा इसका डायग्राम आपको जरूर बना के आना है। अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए या अलग से क्वेश्चन आ जाए आपके पास मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का, तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। समझ आई अच्छे से बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो इसमें डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों की क्वेश्चन थोड़े कंबाइनिंग है आपके लिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। इस पे आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो कि हो सकता है 6 मार्क्स में पूछा जाए या 4 मार्क्स में पूछा जाए आपसे, बट ज्यादातर 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, जिसमें आपसे सारी टाइप्स पूछ ली जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो आपको सारे इसके टाइप्स पता होने चाहिए। 5 टाइप्स हैं: परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे और डेफिनेशन को भी समझेंगे। देखिए जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप पहले इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, देन एक डायग्राम, फिर इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, देन सेकंड डायग्राम, फिर इसे एक्सप्लेन कीजिएगा, थर्ड डायग्राम। इसी तरीके से हर पॉइंट को एक्सप्लेन करके उसके डायग्राम जरूर बनाने हैं आपको, याद रखिएगा, क्योंकि यही सही तरीका है एक आंसर देने का, वो भी इकोनॉमिक्स में। खासकर आप डायग्राम्स के साथ ही थ्योरी को समझाना है, ओके। तो देखिए जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है ना, तो आपको जो ईडी होता है वो इंफिनिटी होता है। तो इलास्टिक डिमांड क्या है, आप उसे कितना भी खींचो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? अ स्मॉल प्राइस चेंज लीड्स टू एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, कि थोड़ा बहुत प्राइस का चेंज जो है वो आपकी डिमांड को इनफाइनाइट कर सकता है, तो वो हॉरिजॉन्टल कर्व शो करेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व है ये आपका। क्यों हॉरिजॉन्टल है? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस आपके कांस्टेंट है, प्राइस आपका चेंज नहीं हो रहा, तो ये एक बेनिफिट है कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा आने वाले फ्यूचर में भी, ठीक है। तो प्राइस में अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आप चाहे कितनी भी क्वांटिटी की डिमांड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? कितना भी क्वांटिटी का डिमांड करें आप, ठीक है, तो वो क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि आप कितनी भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस में तो कोई बदलाव आने नहीं वाला। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैच बॉक्स है उसका प्राइस ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा या 10 रुपए हो जाएगा, यानी छोटा सा ही प्राइस में चेंज आएगा। कभी भी आपको ये तो नहीं होगा 50 रुपए की माचिस मिलेगी, नहीं होगा ना। तो एक डिब्बी अगर आपको 50 रुपए की मिलने लग गई तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो मैच बॉक्स जो है वो बेसिक प्रोडक्ट है जो कि हर कोई यूज करता है, तो उसके प्राइसेस में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो आप कितनी भी क्वांटिटी की उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ऐसी डिमांड को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ओके। सो ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्लियर? इसलिए इलास्टिक है, कितना भी खींचो कोई प्राइस में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएशन हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, ओके। वही बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की, तो ये बिल्कुल ही
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का वाइस वर्सा होता है कि यहाँ पर प्राइस हमेशा बदलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, बट जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम रहती है, यानी आप डिमांड हमेशा सेम करेंगे, डिमांड रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट प्राइस चेंजेस। तो ये वर्टिकल कर्व शो करता है, ठीक है, क्योंकि हम डिमांड उतनी ही कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, तो ये हमेशा वर्टिकल कर्व रहेगा क्योंकि प्राइसेस में कुछ भी चेंज आ रहा हो, डिमांड आपकी कांस्टेंट है। एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट का। अगर प्राइस आपके सॉल्ट के इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, चाहे प्राइस बढ़े सॉल्ट के या कम हो, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि आप क्वांटिटी की डिमांड उतनी ही करेंगे जितनी आपको चाहिए, ठीक है, चाहे प्राइस डिक्रीज हो चाहे प्राइस इंक्रीज हो, आप उतनी ही क्वांटिटी की डिमांड करने वाले हैं जितनी पहले कर रहे थे, क्योंकि नमक आपका एक नेसेसिटी गुड है, ठीक है, तो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो। अब आपको जरूरत है तो आपको तो खरीदनी, तो क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट प्राइस इसके अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इस वजह से इसका कर्व वर्टिकल होगा, ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक समझ आ गया, दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है और यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है। ओके, जीरो कैसे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है और प्राइस में ही चेंज आ रहा है, जीरो बोलेंगे इसे, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक को। वहीं बात करें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो यूनिट से ही समझ आ रहा होगा, जो हमारा ईडी है वो इक्वल है 1 के, यूनिटरी, ओके, यूनिट के इक्वल। तो इसमें क्या होता है, जितना चेंज डिमांड में आ रहा है उतना ही चेंज प्राइसेस में आ रहा है, ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी, तो यहाँ पर सब कुछ इक्वल है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल होगा 1 के, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये परफेक्ट डिमांड का डायग्राम है। वहीं बात करें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से ज्यादा है, यानी कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है प्राइसेस से। ओके, तो जब डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है 1 से, तो उसे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्लियर है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, फ्लैटर, ओके, फैला हुआ। वहीं बात करें रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो 1 से कम है, क्योंकि इसमें जो डिमांड है उसमें चेंजेस कम आ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइसेस, यानी प्राइसेस में ज्यादा चेंज आ रहा है। देखिए डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है इतना, देखिए डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, पर जो प्राइसेस थे उसमें काफी चेंज आ रहा है, देखिए प्राइसेस में काफी चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू डिमांड। तो इसमें क्या होता है, स्टीपर हमारा डिमांड कर्व बनता है, यानी खड़ा हुआ सा डिमांड कर्व बने, देखिए खड़ा हुआ सा डिमांड कर्व बना हुआ है ना, तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन होती है 1 से, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ इलास्टिक थी डिमांड, यहाँ पर इनइलास्टिक डिमांड है। क्लियर है, यहाँ पर परफेक्ट इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है, सारे ग्राफ समझा दिए, इंफिनिटी कब है, जीरो कब है, 1 के इक्वल कब होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 कब होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब कुछ भी है जो कि नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी ताकि परफेक्टली आपको डिटेल में समझ आ जाए वो कॉन्सेप्ट, ओके। बट कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके आज क्लियर हो जाते हैं तो 12th में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो सारा क्लियर होगा, ओके। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट लेके हम अच्छे से सारे इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, जिससे ऑलमोस्ट बच्चों को डर लगता है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल का। तो जिन बच्चों को डर लगता है उनके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि आज से डरना छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, देखने में लगेंगे कि ये क्या पूछ लिया, पर अगर आप करने पे आएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये छोटे छोटे से जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ साथ। A 20% rise in the price of a commodity decreases its demand by 40%। तो पहले छोटा सा पढ़िएगा, 20% rise in price, ओके, यानी कि 20% जो प्राइस है साइड में लिख लेते हैं, वो इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज। नेक्स्ट इससे आगे क्या है, कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड बाय 40%, यानी कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हुई है, डिक्रीज हो गई 40% से, तो डिमांड जो है 40% से डिक्रीज हो गई, ठीक है।
अब आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज का मतलब है डेटा आपको परसेंटेज में मिला हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो, और प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है वो अगर आप लिखेंगे तो आप क्या निकाल पाएंगे? आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, तो आपने निकाला प्राइस 20%, डिमांड 40% डिक्रीज हुआ है। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज है? 40, क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो -40, और प्राइसेस में कितना चेंज आया है? 20% का, तो 20 आ गया। तो आप इसे कट करेंगे तो आपका -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -2 क्या है हमारा? ईडी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द डिमांड इज इलास्टिक इज इक्वल्स टू -2। कुछ डिफिकल्ट था? नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, जितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है और जितना प्राइस में चेंज आ रहा है। और क्वेश्चन आपको खुद ही चीख चीख के बोल रहा है कि मैंने प्राइस दे रखा है और डिमांड दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला किससे रिलेटेड होगा? डिमांड और प्राइस से रिलेटेड ही तो होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप इन चीजों को देखते हैं, इन्हीं दो चीजों को देखते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना चेंज आ रहा है और प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है। अभी देखिए मैं दिखाती हूँ, ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी किया है ना। तो इन डिमांड में हमने देखा ना, परफेक्टली इलास्टिक देख लो या कोई सा भी देख लो, क्वांटिटी डिमांड और प्राइसेस, इन्हीं के तो चेंजेस की बात देखी हमने। प्राइसेस क्वांटिटी डिमांड, प्राइसेस क्वांटिटी डिमांड, प्राइसेस क्वांटिटी डिमांड, तो किसकी बात की गई है? इन दो की ही तो बात की गई है, क्वांटिटी डिमांड प्राइसेस की। समझ आ रहा है? तो वही हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस। कुछ डिफिकल्ट है फॉर्मूला याद करने में? नहीं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको प्राइसेस को नीचे रखना है, क्वांटिटी डिमांड को ऊपर रखना है। क्लियर? तो फिर आपका आंसर इलास्टिसिटी निकल कर आ जाएगी। फॉर्मूला भी समझा दिया, किस तरीके से ये फॉर्मूला बना वो भी समझ आ गया होगा, और फॉर्मूला भी याद हो गया प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चीख चीख के खुद ही बोल रहा है कि प्राइस की बात हो रही है और डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, ज्यादा कुछ मत सोचो, बस इतनी ही बात हो रही है। सो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कौन से फैक्टर्स हैं? स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो देखिए, कुछ फैक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस कैसे इफेक्ट करेगा कमोडिटी को? प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे ही आपके चॉकलेट के प्राइस इंक्रीज होंगे वैसे ही आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। राइट? तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स कैसे? कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे जा रहा है, प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। तो इसलिए इन दोनों का रिलेशन जो है प्राइस और डिमांड का, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हस्बैंड सीधा जाएगा तो वाइफ उल्टा जाएगी, अगर वाइफ सीधा जा रही है तो हस्बैंड उल्टा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही इनवर्स रिलेशन रहता है प्राइस और डिमांड में। तो प्राइस और डिमांड को आप समझ लीजिए कि वो दोनों कौन है? हस्बैंड और वाइफ है। क्लियर? उसी के साथ प्राइस के साथ साथ इनकम भी इफेक्ट करती है कमोडिटी की डिमांड को। कैसे इफेक्ट करती है इनकम? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं महंगी महंगी चीजें खरीदूंगी, अगर मेरी इनकम बहुत कम होगी तो मैं बहुत सस्ती सस्ती चीजों से ही काम चला लूंगी। ठीक है, तो यही होता है इनकम का असर। इसमें भी दो गुड्स है हमारे, एक हमारे नॉर्मल गुड्स, एक हमारे इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स बेसिक गुड्स होते हैं, तो उसके साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाएगी। अगर हमारी इनकम कम होगी, पैसे ही कम है मेरे पास, इनकम कम है मेरी, तो नॉर्मल गुड्स का कंजप्शन भी मैं कम ही करूंगी, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है कि ज्यादा पैसा खर्च करूं नॉर्मल गुड्स के ऊपर। इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन। वहीं बात करें इंफीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। तो लो क्वालिटी के गुड्स क्या होता है? उसका इनकम के साथ कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव क्यों होता है? जैसे ही मेरी इनकम को मैं वाई से शो कर रही हूँ कि मेरा इनकम इंक्रीज होगा, तो मैं सोचूंगी मैं लो क्वालिटी के गुड क्यों खरीदूं भाई, मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं महंगी चीजें खरीदूंगी ना।
सस्ती चीजें क्यों खरीदूंगी? तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो मैं क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई है, और जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मैंने क्या किया, डिमांड इंफीरियर गुड्स की कम कर दी। क्लियर? तो इस तरीके से इनकम जो है वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं ना, वो भी कई हद तक डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं? दो गुड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। सब्स्टिट्यूट मैंने बता दिया कोक एंड पेप्सी के एग्जांपल से, और कॉम्प्लीमेंट गुड्स हमारे कार एंड पेट्रोल। सब्स्टिट्यूट का तो आपको पता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए एक गुड के, दूसरे गुड की डिमांड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेप्सी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो पेप्सी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कोक की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। वो इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि अब पेप्सी महंगी हो गई है, तो पेप्सी जैसे ही महंगी होगी लोग शिफ्ट हो जाएंगे कोक की तरफ, क्योंकि वो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर पेप्सी नहीं मिली तो हम कोक पी लेंगे, चल जाएगा हमारा काम तो। ठीक है, तो पेप्सी वाले को बोलेंगे जाओ जाओ आप प्राइस बढ़ाओ अपने, हम तो डिमांड करेंगे अब कोक की। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो वो कार एंड पेट्रोल को ले लीजिए। अगर आपके पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो आपकी जो कार की डिमांड है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। क्योंकि अगर कार होगी तो आपको पेट्रोल की जरूरत होगी। ठीक है, तो जैसे ही पेट्रोल के प्राइस आपके इंक्रीज हुए तो आप कार की जो डिमांड होगी वो क्या करेंगे, कम करेंगे, कि भाई जो हमारे पेट्रोल के प्राइसेस है वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि भाई हम कार अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों कार खरीदे जब पेट्रोल ही महंगा हो गया? तो अगर पेट्रोल सस्ता है तो हम सोचेंगे चल कार भी खरीद ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर पेट्रोल महंगा होगा तो जो कार हमारे घर के नीचे खड़ी हुई है हम उसे भी बेच देंगे, कि भाई पेट्रोल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। ठीक है, समझ आया? तो ये कार एंड पेट्रोल जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड ऑफ अदर गुड इंक्रीज हो गई। सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। मैंने इंक्रीज लिख दिया था, बट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी जब प्राइस बढ़ जाएंगे पेट्रोल के, तो डिमांड डिक्रीज होगी। ओके, क्लियर हो? नेक्स्ट इज कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब कंज्यूमर का टेस्ट भी बदलता है, प्रेफरेंस भी चेंज होता है, तो फेवरेबल चेंजेस इंक्रीज डिमांड। तो कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है ना वो बदलता रहता है। तो अगर आज वो मैकडी का बर्गर खा रहा है तो कल हो सकता है जो नई बर्गर कंपनी आए मार्केट में वो उसका बर्गर पसंद करने लग जाए। तो कस्टमर जो होता है वो अपना टेस्ट और प्रेफरेंस को चेंज करता रहता है, तो इस वजह से भी डिमांड पे बहुत अफेक्ट होता है। लाइक अब मैकडी के जो बर्गर्स हैं वो एज कम्पेयर टू बर्गर किंग बहुत कम बिक रहे हैं। ठीक है, तो मैकडी के बर्गर की डिमांड अपने आप कम हो गई क्योंकि बर्गर किंग मार्केट में आ गया। तो उसकी वजह से कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंजेस आ गए, और जैसे ही कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आए तो डिमांड कमोडिटी की कम हो गई, मैकडी की डिमांड कम हो गई। समझ आया? नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। अब फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ सकते हैं या प्राइस कम हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड पे बहुत इफेक्ट होता है। एक ऑनियन है, आपने अपनी फैमिलीज में मदर वगैरह से सुना होगा कि प्याज के रेट बढ़ने वाले हैं तो पहले ही खरीद लेते हैं, तो फ्यूचर के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, इस वजह से अचानक से डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ आ रहा है? तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज, कि भाई प्राइस बढ़ने वाले हैं, उस वजह से करंट डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इसके लिए आपको क्या एग्जांपल याद रखना है? ऑनियन के प्राइसेस। ओके, सबको पता होगा प्याज के, टमाटर के प्राइस जब भी बढ़ने वाले होते हैं, ऐसी अफवाहें जब मार्केट में फैल जाती है तो उस समय में हमारी फैमिलीज क्या करती है, करंट डिमांड को इंक्रीज कर देती है। आज ही खरीद लो भाई, जितना टमाटर खरीदना है, जितना प्याज खरीदना है, आज ही खरीद लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कमोडिटी की डिमांड को। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज पॉपुलेशन एंड मार्केट साइज। लार्जर पॉपुलेशन लीड्स टू हायर डिमांड। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा हम डिमांड करेंगे। ठीक है, मानो अगर मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं और 2 किलो मिल्क आ रहा है, ठीक है, और वहीं अगर मेरे फैमिली मेंबर्स 8 हो जाते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी, 2 किलो और बढ़ जाएगी, तो 4 किलो दूध आएगा। उसी तरह अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, 4 से 8 हो गए, तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज हो गई मिल्क की। जहां हम 2 किलो दूध से काम चला रहे थे वहां हम 4 किलो दूध ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है कि अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज आया तो डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी।
क्लियर हुआ? एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको, और अगर बहुत अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको 6 मार्क्स के लिए और कितना ज्यादा लिखना होता है वो और दिखा देती हूँ। बाकी हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 6 मार्क्स में कितना लिखना है आपको। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। देखिए वही सारे पॉइंट्स है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, बट ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख रखा है, ज्यादा मटेरियल लिख रखा है इसमें। इसी तरीके से पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे तो आपके पेजेस भी ज्यादा भरेंगे, और चीजें भी वही सब है जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 मार्क्स में ये 3 पॉइंट्स हो गए और ये 3 पॉइंट्स हो गए, तो टोटल हो गए 6 पॉइंट्स, जो कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपको दे रखा है विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में आपको अगर 6 मार्क्स का आ जाए तो आप इस तरीके से डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी शॉर्ट में मैंने आपको सबको समझा दिया, कम लिखा हुआ है बट समझाया मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको। इसी के साथ हमारा आज का डिमांड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो सभी कवर होते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आज की क्लास के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।